नमस्कार दोस्तों, जाग्राफी टुडे एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं राघव दुबे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग भौगोलिक चिंतन के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ताओं पर वीडियोज़ डाल रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने हम्बोल्ट, रिटर और हिकेटियस पर वीडियोज़ डाले हैं। आज एक महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता पर हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, होमर। तो दोस्तों, वैसे तो होमर को एक कवि के रूप में ही याद किया जाता है और ये यूनानी कवि थे, लेकिन चूँकि इनके ग्रंथों में भौगोलिक सूचनाओं की भरमार है, ख़ास तौर से अगर एजियन सागर के उस समय ज्ञात तटीय इलाके की बात करें तो उसका भरपूर ज्ञान था इनको। तो इनके काव्यों में जो भौगोलिक सूचनाएं मिलती हैं हम लोगों को, या भौगोलिक ज्ञान जो मिलता है, उसी कारण से हम लोगों ने इनको भूगोलवेत्ताओं में पढ़ने का निर्णय किया है। दोस्तों, हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि होमर का जन्म कब हुआ था, होमर की मृत्यु कब हुई थी। अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के अलग अलग मत हैं और ज़्यादातर भूगोलवेत्ता इसको अज्ञात तिथि के रूप में मानते हैं कि हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली होमर कब पैदा हुए थे, होमर कब मरे थे। ये एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता पा रहे हैं। हाँ, लेकिन चूंकि इनके ज़्यादातर जो ग्रंथ हैं वो 9वीं शताब्दी में आए थे, इसलिए हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं इनके बारे में कि ये 9वीं 8वीं शताब्दी बीसी के आसपास कभी रहे होंगे। अब तो इनके ग्रंथों का कोई अवशेष भी नहीं मिलता है। हाँ, पुराने ग्रंथों में या पुरानी किताबों में उनकी चर्चा मिलती है। तो दोस्तों, पृथ्वी के विभिन्न भागों के वातावरण तथा उनके निवासियों की जीवन पद्धति पर वर्णनात्मक लेखन की जो जड़ें हैं दोस्तों, वो ग्रीक संस्कृति, यूनानी संस्कृति की श्रुति परंपरा से जुड़ी हुई हैं और ये श्रुतियाँ लिखित रूप में सर्वप्रथम होमर की कृतियों में परिलक्षित हुई हैं। और यही कारण है कि ग्रीक भूगोलवेत्ताओं ने खास तौर से होमर को भूगोल के जनक के रूप में प्रतिष्ठा दी है। हालांकि स्ट्राबो भी इनको भूगोल का जनक मानते हैं। ये एक प्रतिष्ठा देने का तरीका है, ये समझ सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, सामान्य परिचय हमने अभी होमर के बारे में आपसे बात किया। आगे हम अब उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में हम उनकी भौगोलिक योगदान पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं प्रमुख कृतियाँ। दोस्तों, होमर ने 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखे हैं और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये महाकाव्य 9वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। इन महाकाव्यों में ट्रोजन वार
ट्रोजन वार, ये दोस्तों लगभग 1280 से 1180 ईसा पूर्व के बीच में कोई युद्ध हुआ था। इनमें उस युद्ध का बहुत सजीव वर्णन किया गया है। दूसरी बात कि इसमें ऐतिहासिक भूगोल के बारे में विस्तृत चर्चा है और एजियन सागर के तटीय इलाके में जो उस समय यूनानी बस्तियां बसी थीं, जिसका भरपूर ज्ञान था होमर को, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। खासतौर से दोस्तों अगर हम ओडिसी की बात करें तो ट्रॉय वार के बाद ओडेसस, जो कि इसका मुख्य कैरेक्टर है, ओडेसस ट्रॉय वार के बाद इथाका लौटना चाहता है और दोस्तों उस इथाका लौटने के दौरान ही उसकी जो नौका है वो रास्ते से विचलित हो जाती है और 20 साल लग जाते हैं उसको अपने घर लौटने में। उस दौरान वो जिन जिन जगहों से गुजरा उसका बहुत ही रोमांचक वर्णन होमर ने अपने ओडिसी में किया हुआ है। उसमें यह भी वर्णन किया गया है कि एक ऐसा भी रास्ते में स्थान आया था या ऐसा भी क्षेत्र आया था जहाँ पर बहुत लंबा दिन था और 6 महीने का, 4 महीने का, इसी तरह से उस यात्रा में एक ऐसा भी दौर आया था जब 4-4, 6-6 महीने की रातें थीं। इससे ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी न किसी तरह से ग्रीक वासियों को आर्कटिक वृत्त के उत्तर वाले हिस्से के बारे में, यानी यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में, चूंकि आर्कटिक के उत्तर में ही ऐसा हो सकता है कि लंबे दिन और लंबी रातें हों, तो ऐसा लगता है कि किसी न किसी तरीके से ग्रीक वासियों के पास इन क्षेत्रों का भी ज्ञान पहुंच गया था। तो दोस्तों ओडिसी और इलियड ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य होमर के हैं। और अब हम लोग बात करें होमर के भौगोलिक योगदान के बारे में। दोस्तों भौगोलिक योगदान की अगर बात करें तो उस समय के हिसाब से पृथ्वी को इन्होंने ये माना कि यह चारों तरफ एक वृत्ताकार महासागर नदी से घिरा हुआ है। आकाश को ये कॉन्केव उन्नतोदर मानते हैं और स्वर्ग को आकाश में मानते हैं। आकाश को ये ठोस मानते हैं और ये मानते हैं कि यह 4 बड़े बड़े खंभों पर टिका हुआ है और उन खंभों को एटलस नाम का महापुरुष संभाले हुआ है। दोस्तों होमर ने अपने ग्रंथों में यह भी माना है कि सूर्योदय महासागरीय नदी से ही शुरू होता है और शाम महासागरीय नदी में ही सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाता है। अन्य तारागणों के बारे में भी इनकी यही राय थी। लेकिन दोस्तों उस समय यह किसी ने नहीं सोचा कि सूर्य सूर्योदय वाली स्थिति में फिर से कैसे पहुंच जाता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त की जो इन्होंने कल्पना की उसमें यही था कि महासागर नदी से सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी महासागर नदी में हो जाता है। दोस्तों होमर ने 4 दिशाओं से आने वाली हवाओं की भी चर्चा किया है और उन हवाओं के विशेष गुण भी इन्होंने बताए हैं। होमर को एजियन सागर, काला सागर, मार्मरा सागर के आसपास जहाँ पर यूनानी बस्तियाँ बसी हुई थीं उनके बारे में भरपूर ज्ञान था। लेकिन ऐसा लगता है कि होमर को यूरोप और एशिया इस नाम का कुछ नहीं पता था। बाद में एजियन सागर के आसपास के तटीय इलाके को ही, जहाँ पर ये लोग मानते थे कि सूर्यास्त का वो क्षेत्र है, सूर्यास्त का तट है, उसको यूरोप कहा जाने लगा होगा और जिधर से सूर्योदय होता था सूर्योदय वाले तट को इन लोगों ने एशिया धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया होगा। तो दोस्तों वो 4 हवाएं जिनकी चर्चा हेरोडोटस ने किया है अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं और उन हवाओं का मुख्य गुण भी मैं सामने लिख रहा हूं आपके।
तो देखें, तो दोस्तों जिन 4 हवाओं की चर्चा होमर ने किया, बोरस, बोरस उत्तर से बहने वाली शक्ति से भरपूर शीत हवा थी। चूँकि ध्रुवीय क्षेत्र से आ रही है ना उत्तर से, अब तो आप अनुमान लगा सकते हैं, जो आकाश को स्वच्छ बनाती है और मौसम को सुहाना कर देती है। दोस्तों पूरब से आने वाली हवा को होमर ने यूरस कहा, जो गर्म एवं शांत हवा है। इसी प्रकार नोटस दक्षिण से प्रवाहित तूफानी, आर्द्र और कभी कभी उग्र हवा थी, और जेफ्रस पश्चिमी भयंकर झंझावाती तथा चिपचिपी हवा थी। तो ये 4 हवाओं का इन्होंने 4 नाम से वर्णन किया है। दोस्तों होमर ने अपने महाकाव्यों में कुछ तारापुंजों की भी चर्चा किया है। जैसे होमर ने प्लीडेज तारापुंज है, ओरियन तारापुंज है, हाइड्राबुटस और सप्तर्षि, इन तारापुंजों की भी चर्चा किया है। तो ये मुख्य भौगोलिक देन हैं, भौगोलिक उपलब्धियां हैं होमर के पीरियड की या होमर की। थैंक यू।